नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 8वां क्लास है और इसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं 15 वे क्वेश्चन जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। साथ ही साथ उन क्वेश्चनों पे हम अच्छे से चर्चा करते हैं कि उसका इतिहास क्या है और भूगोल क्या है, जो आपके विभिन्न सारे एग्जामों जैसे यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी या रेलवे के एग्जामों में काम आ सकता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? कथक से, कुचिपुड़ी से, कथकली से या भरतनाट्यम से? तो बात करते हैं शोभना नारायण की। तो शोभना नारायण का संबंध जो है कथक से है। और कथक किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का कथक जो है वह शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है केरल का है और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है, तो वर्तमान समय में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 हो गई है। अब यहाँ पे जो है कि सही आंसर होता है कि शोभना नारायण का संबंध जो है कथक से है। साथ ही साथ कथक के कुछ अन्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो कथक में आपके शोभना नारायण, सरस्वती सेन, रोशन कुमारी और सितारा देवी आती हैं। कुचिपुड़ी की अगर बात किया जाए तो कुचिपुड़ी में जो है कुचिपुड़ी में आते हैं स्वप्न सुंदरी और अकारीनन। ठीक है, अकारीनन ये आपकी कुचिपुड़ी से आते हैं। कथकली की अगर बात करें तो काफ़ी चर्चे में रहती हैं मृणालिनी साराभाई और कृष्णा नायर। और भरतनाट्यम की अगर बात किया जाए तो भरतनाट्यम में जो आते हैं लीला सैमसन और टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती को आप लोग याद अच्छे से रखिएगा, टी बाला सरस्वती को। इनका संबंध भरतनाट्यम से है और इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए टी बाला सरस्वती को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई से, वीणा से, वायलिन से या सितार से? तो बात करते हैं सत्यदेव पवार की। तो सत्यदेव पवार का संबंध जो है वह वायलिन से है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पर जानते हैं कि सत्यदेव पवार और उनके अलावा अन्य कितने लोग वायलिन से संबंधित है। तो वायलिन से संबंधित हैं सत्यदेव पवार, उसके अलावा जो है वीजी कृष्णन है, श्री राम कृष्णन है और लालगुड़ी विजय लक्ष्मी, ये सारे के सारे लोग जो है वायलिन से हैं। शहनाई से अगर बात किया जाए तो शहनाई से वर्तमान समय में आपके जो हैं वह हैं आपके अली अहमद और साथ ही साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप जानते ही होंगे। और दूसरा है आपका वीणा से। तो वीणा से आपके असद अली हैं। असद अली का संबंध जो है वह वीणा से है। और सितार की अगर बात किया जाए तो सुजात खान और उमा शंकर मिश्र। सुजात खान और उमा शंकर मिश्र, इन लोगों का संबंध जो है वह सितार से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है कि नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? सागा दावा है, शंगाई है, तुलूनी महोत्सव है या शोलुंग है? तो यहाँ पे बात करते हैं नागालैंड का। तो नागालैंड का जो प्रसिद्ध आपका त्योहार है उसका नाम आपका आता है तुलूनी महोत्सव। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जान लेते हैं कि संगाई कहाँ का है। तो संगाई जो है मणिपुर का है, यह काफी चर्चों में रहता है और कई बार पूछा जाता है। सागा दावा की अगर बात किया जाए सागा दावा जो है सिक्किम का है, सिक्किम का सागा दावा है। और सोलांगू उत्सव की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का सोलांगू है, अरुणाचल प्रदेश का सोलांगू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है हार्ड कोर्ट पर, लाल मिट्टी पर, घास पर या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंच ओपन का जो आयोजन किया जाता है वह लाल मिट्टी पर किया जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पर जानते हैं हम लोग कि कब किसका शुरू हुआ था। तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात किया जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी साल 1905 में। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पे खेला जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? साल 1891 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर विंबलडन की बात किया जाए,
विल्मडन की बात किया जाए तो विल्मडन जो होता है इसकी शुरुआत की गई थी साल 1877 में और इसको खेला जाता है घास पर। और साथ ही साथ एक और होता है आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी साल 1891 में और इसे खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। तो ये सारे अन्य फैक्ट रहे तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? साल 2014 में या साल 2016 में या साल 2018 में या साल 2010 में? तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी वह साल 2014 में की गई थी। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत हुई थी 2014 में, ठीक है, इसके विजेता जो थे, ठीक है, वह था आपका जयपुर। जब 2014 में किया गया था तो विजेता जो था वह जयपुर था और उप विजेता जो था, ठीक है, उप विजेता जो था वह मुंबई था। और 2023 में जो है 9वां प्रो कबड्डी लीग खेला जाएगा, ठीक है, खेला गया और जिसका विजेता कौन था? जयपुर था और उप विजेता जो था पुणे था। तो 2023 में 9वां प्रो कबड्डी लीग खेला गया और इसका विजेता भी कौन था? जयपुर था और उप विजेता कौन था? पुणे था। तो इस फैक्ट को भी आप करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि ड्रीम फ्रॉम माय फादर किसकी पुस्तक है? माइकल जैक्सन की, कपिल देव की, बराक ओबामा की या सुधा मूर्ति की? तो यहाँ पर है आपका कि ड्रीम फॉर माय फादर जो है यह बराक ओबामा की पुस्तक है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें तो अन्य फैक्ट जो है कि माइकल जैक्सन की कौन सी पुस्तक है? तो माइकल जैक्सन की जो पुस्तक है वह है मून वॉक। मून वॉक जो है माइकल जैक्सन की है। बात करते हैं अगला कि यहाँ पर कपिल देव की, तो कपिल देव की है स्ट्रगलिंग फ्रॉम द हर्ट, ठीक है, स्ट्रगल फ्रॉम द हर्ट जो है वह कपिल देव की पुस्तक है। सुधा मूर्ति कई सारी पुस्तकें हैं जिनको हमने अन्य सेशन में आपको बताया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना वर्ष 1951 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में कितना वृद्धि हुई? 3 गुना से अधिक, 4 गुना से अधिक, 2 गुना से अधिक या 6 गुना से अधिक? तो बात करते हैं जो आपका जनगणना वर्ष है। आपने पता है कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, साल 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और पहली जो नियमित जनगणना हुई थी साल 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से शुरू होती है और जो प्रत्येक 10 वर्षों पे होती है। और स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना हुई थी साल 1951 में हुई थी, या स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। और जो अंतिम जनगणना हुई साल 2011 में हुई है, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो 2011, तो यही पूछ रहा है कि 1951 से 2011 तक भारत की जनसंख्या घनत्व में कितने की वृद्धि हुई है? तो 1951 से 2011 तक भारत की जनसंख्या घनत्व में कुल 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे अन्य फैक्ट की बात किया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार राज्य है, जहां का जनसंख्या घनत्व कुल कितना है? तो 11,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। बात करते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व की। तो भारत का जो वर्तमान समय में जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें अगर आपसे बात किया जाए कि 2011 के अकॉर्डिंग भारत में साक्षरता दर कितना है और 1951 में कितना था, तो साक्षरता की अगर बात किया जाएगा तो 1951 में भारत की जो साक्षरता रेट थी वह 80% 33 पॉइंट थी और 2011 में यह साक्षरता रेट बढ़ के कितनी हो गई है? तो 74.04% हो गई है साक्षरता रेट। ठीक है, और यहीं पे अगर बात किया जाए कि जनसंख्या की, तो साल 1951 में जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो था भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़ था और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 121 करोड़ हो गई है। और वर्तमान समय की रिसेंट की अगर बात किया जाए तो पहले यह चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से था, लेकिन अभी हाल ही में जो आंकड़े आए हैं बिना जनगणना के, जो ऐसे आंकड़े आए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया है? भारत हो गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर का कार्यकाल क्या था?
1605 से 1627, 1627 से 1658 या 1656 से 1605 या 1526 से 1530। तो आपको सबसे पहले जानते हैं कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी। तो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी और इसका कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहता है। उसके बाद बाबर का लड़का आता है हुमायूं, और हुमायूं का जो कार्यकाल रहता है 1530 से 1540 तक रहता है। और उसके बाद यहाँ पर सूर्यवंश शेरशाह सूरी आ जाता है। तो 1540 से लेकर 1555 तक शेरशाह सूरी ने एक नए वंश की स्थापना करी थी, सूर्यवंश की। तो इसका शासनकाल रहता है। और 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और इस युद्ध में शेरशाह सूरी का अंतिम वंश, सूर्यवंश का अंतिम वंश हार जाता है। और 1555 में 56 में क्या हो जाती है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों के गिरने से। तो 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल रहता है अकबर का। इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना होती है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो आपने पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। तो भारत में किस मुगल वंश का शासक था। तो अकबर का था। 1605 मतलब कि जब 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो उसके बाद अगला जो शासक आता है वह जहांगीर आता है। और जहांगीर का शासनकाल कब से कब रहता है। तो 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहता है। जहांगीर के शासनकाल के बाद शाहजहां आता है। तो शाहजहां के अगर शासनकाल की बात किया जाए तो शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 रहता है। ठीक है, बीच में आपने पता है कि यहाँ पे गद्दी के लिए कुछ होती है, और मतलब औरंगजेब जब आता है तो गद्दी के लिए काफी समस्याएं होती हैं। तो 1-2 साल जब छूटता है, तो उसके बाद अगला जो मूल रूप से शासक आता है 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है, मुगल वंश का अंतिम जो महान सम्राट कहा जाता है औरंगजेब का शासनकाल हुआ करता था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल वंश का जो शासक था अकबर, इसका कार्यकाल क्या था। तो यह तीसरा मुगल वंश का शासक था और इसका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। तो सही आंसर होता है सी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। तो नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो था मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल हुआ करता था। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में कि कई बार ये पूछता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था साल 1739 ईस्वी में। तो 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि द बर्ड ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है। एनी बेसेंट की, सरोजनी नायडू की, महात्मा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू की। तो यहाँ पर द बर्ड ऑफ टाइम जो पुस्तक है वह सरोजनी नायडू की पुस्तक है। तो सही आंसर होता है बी। इसके अलावा जो है इनकी जो पुस्तकें कई एग्जाम में पूछा जाता है, गोल्डन ट्रीटर्स, द विलेज, द बर्ड ऑफ टाइम और उसके बाद ब्रोकन विंग्स। सबसे अधिक एग्जाम में जो पूछा गया है ब्रोकन विंग्स का पूछा गया है। ब्रोकन विंग्स जो है वह सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया है इनकी पुस्तक जो है। और साथ ही साथ द बर्ड ऑफ टाइम तो सबसे अधिक आप याद रखिएगा ब्रोकन विंग्स जो है सबसे अधिक पूछा गया है, जिसकी लेखिका सरोजनी नायडू हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ओसिनोलॉजी, पेट्रोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब साथ ही साथ अन्य के बारे में अगर जान लें तो समुद्र के अध्ययन को ओसिनोलॉजी कहा जाता है। समुद्र का अध्ययन। पेट्रोलॉजी की अगर बात किया जाए तो चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। और ऑर्निथोलॉजी की अगर बात किया जाए तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहां पर है। लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है या गुरुग्राम में है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना जो की गई थी साल 1994 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है यह मुंबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। साथ ही साथ अन्य बैंकों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अन्य जो बैंक है जैसे कि एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक की जो स्थापना की गई थी साल 1993 में की गई थी।
और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। आईडीबीआई बैंक की बात किया जाए तो आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी साल 1964 में, और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात किया जाए तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है की गई थी साल 1994 में, और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और साथ ही साथ एस बैंक की अगर बात किया जाए तो एस बैंक की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी साल 2004 में, और इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है, तो सही आंसर होता है सी। अगला जो क्वेश्चन है कि बोरान की संयोजकता कितनी है? 6 है, 5 है, 2 है या 3 है? तो बोरान की अगर संयोजकता की बात किया जाए तो बोरान की जो संयोजकता है वह 3 है। अब यहाँ पे जानते हैं कि बोरान की संयोजकता के बारे में कैसे निकाला जाता है। तो बोरान जो होता है इसका 2 और 3, और इसमें संयोजकता जो होता है वह 3 का होता है। ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन, तो इसकी संयोजकता जो होता है कि 6 और 2 और 6 से निकाला जाता है जब आप इसके कक्षा को भरते हो तो, ठीक है। और 6 और 2 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे 2 आता है। तो हालांकि यहाँ पे जो पूछा गया है कि बोरान की संयोजकता कितनी है, तो बोरान की संयोजकता जो है वह 3 है। अब यहाँ पे तो संयोजकता किसे निकालते हैं, तो 4 या 4 से कम बाह्य कक्षा में अगर कोई एलिमेंट हो तो वही संयोजकता होती है। और अगर 4 से अधिक हो जाती है, अगर उसकी संयोजकता अधिक हो जाती है 4 से अधिक, तो उसे 6 से क्या करते हैं, सॉरी 8 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी बाहरी कक्षा में कुल कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो यही मान लेंगे, ठीक है। इसके ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कुल कितने एलिमेंट थे, 6 थे। तो अब यहाँ पे 4 से अधिक है तो 8 में से 6 को घटा देंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। उसी प्रकार से अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में जो आपके बाहरी कक्षा में होते हैं 2, 8 और 2 आता है, तो बाहरी कक्षा में 2 है और यह 4 से कम है, तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 ही। तो यहाँ पे सोडियम की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम की अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम का जो होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8 और 3 होता है, तो 3 जो है 4 से कम है, तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, 3 ही हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर बाहरी कक्षा में कोई एलिमेंट्स अगर आता है, अगर वह 4 है या 4 से कम है तो वही उसकी संयोजकता होगी। अगर बाहरी कक्षा में 4 से अधिक आता है तो उसको हम 8 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से संयोजकता निकाली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब पड़ा? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी साल 1957 में पड़ा था, तो सही आंसर होता है सी। अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि श्वसन पथ रोग है, यहाँ पे श्वसन पथ रोगों का, श्वसन पथ रोग का उपचार कौन करता है? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करता है, या पल्मोनोलॉजिस्ट करता है, या हेमेटोलॉजिस्ट करता है, या त्वचा रोग विशेषज्ञ करता है? तो यहाँ पर श्वसन पथ रोग जो होता है वह पल्मोनोलॉजिस्ट करता है, तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर बात किया है कि हेमेटोलॉजी क्या होता है, तो ब्लड रोग के इलाज के लिए क्या होता है, हेमेटोलॉजी होता है। ब्लड रोग के इलाज के लिए क्या मतलब कि उपचार के लिए हेमेटोलॉजी होता है। तो हालांकि पूछा गया कि स्वतंत्र पथ रोग का उपचार कौन करता है, तो पल्मोलॉजिस्ट करता है, तो आप पे सही आंसर होता है आपका बी। तो दोस्तों ये था स्टैटिक्स जीके जीएस का 8वां क्लास, जिसमें मैंने कुल 15 क्वेश्चन लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।